नमस्कार। अच्छा, भारत का संविधान ये हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी किताब है ना? पर एक सवाल है, क्या ये किताब हमेशा के लिए एक जैसी ही रहेगी? मतलब, क्या ये पत्थर की लकीर है या फिर इसे वक्त के साथ बदला भी जा सकता है? आज हम इसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझने वाले हैं कि आखिर हमारे संविधान में बदलाव होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए ना सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा। अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। पर इसका मतलब क्या होता है? ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है ना? तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। हमारा संविधान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जो बदल ही नहीं सकती, बल्कि ये एक कह सकते हैं कि एक लचीला ढांचा है जिसे समय के साथ समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढाला जा सकता है, बदला जा सकता है। और यही चीज इसे हमेशा रेलेवेंट, मतलब प्रासंगिक बनाए रखती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि संविधान बदल सकता है। पर अब असली सवाल, ये बदलाव करने की ताकत आखिर है किसके पास? कौन कर सकता है ये, और कैसे? मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या है? चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, संविधान में बदलाव करने का जो पूरा पावर है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसका जिक्र किया गया है संविधान के भाग 20 में, आर्टिकल 368 के तहत। बस ये नंबर याद रखिए, आर्टिकल 368। यही वो आर्टिकल है जो इस पूरे प्रोसेस की जड़ है, उसकी नींव है। तो ये आर्टिकल 368 कुछ बड़े ही जरूरी नियम बताता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली बात, संविधान में बदलाव का बिल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में आ सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में नहीं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, इस बिल को कोई भी ला सकता है, जरूरी नहीं कि कोई मंत्री ही लाए, कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। और तो और इसके लिए प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। और तीसरा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, बिल को दोनों सदनों से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से अलग अलग पास होना कंपलसरी है। अगर दोनों सदनों में कोई मतभेद हो जाए ना, तो जॉइंट सिटिंग जैसा कोई ऑप्शन यह नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब कहानी में एक और मोड़ आता है। बात जो इस पूरे प्रोसेस को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है, वो ये कि संविधान में हर बदलाव एक ही तरीके से नहीं होता। जी नहीं, इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। तो सवाल उठता है कि क्या संविधान में कोई भी बदलाव करना एक जैसा ही मुश्किल है? सिंपल सा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए देखते हैं ये 3 रास्ते हैं क्या। तो जो पहला रास्ता है वो सबसे आसान है। इसे कहते हैं संसद का साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी। इसे ऐसे समझिए कि ये लगभग वैसा ही है जैसे कोई आम कानून पास किया जाता है। अब इसकी शर्त क्या है? शर्त बस इतनी सी है कि हाउस में जितने भी सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से 50% से ज्यादा लोग बिल के पक्ष में वोट कर दें। बस। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब कोई नया राज्य बनाना हो या किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव करना हो, तो वो इसी तरीके से होता है। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। और हाँ, ये वाला रास्ता पहले वाले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसे कहते हैं संसद का विशेष बहुमत, यानी स्पेशल मेजॉरिटी। और एक बात और, संविधान में ज्यादातर जो बड़े बदलाव होते हैं ना, वो इसी रास्ते से होते हैं। इसमें देखिए, एक नहीं बल्कि 2 शर्तें एक साथ पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त, हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसका बहुमत होना चाहिए। और दूसरी शर्त, जितने सदस्य उस दिन मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 यानी 2/3 बहुमत चाहिए। समझ रहे हैं? ये दोनों शर्तें जब पूरी होती हैं तब बिल पास होता है। और ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स जैसे बेहद जरूरी हिस्सों में बदलाव के लिए किया जाता है। और अब आता है तीसरा और सबसे सबसे मुश्किल रास्ता। ये वो रास्ता है जिसका इस्तेमाल बहुत ही खास मामलों में होता है। कब? तब जब कोई बदलाव देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि हमारे संघीय ढांचे पर असर डालता हो। आसान भाषा में कहें तो जब केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्तों की बात आती हो। तो इसमें क्या करना होता है? इसमें देखिए, संसद का विशेष बहुमत जो हमने अभी समझा वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उसके साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी इस बदलाव को मंजूरी दिलवानी पड़ती है। सोचिए कितना मुश्किल है। इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि जीएसटी को लागू करना या फिर राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके में कोई बदलाव करना। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें राज्यों की राय लेना बहुत जरूरी हो जाता है।
तो अब एक बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर ये 3 अलग-अलग रास्ते बनाए ही क्यों गए? एक ही तरीका क्यों नहीं रखा? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, संतुलन, यानी कि बैलेंस। ये हमारे संविधान की कठोरता और उसके लचीलेपन का एक शानदार मिश्रण है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है कठोरता, मतलब रिजिडिटी। ये इसलिए जरूरी है ताकि संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जो उसकी आत्मा है, उसे कोई भी सरकार अपनी मर्जी से जल्दबाजी में ना बदल दे। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। ये इसलिए जरूरी है ताकि देश जब नई चुनौतियों का सामना करे, नई जरूरतें सामने आए, तो हमारा संविधान उनके हिसाब से खुद को ढाल सके। तो यही वो बैलेंस है, यही वो संतुलन है जो ये पक्का करता है कि हमारा संविधान देश का सबसे बड़ा कानून तो बना रहे, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा संविधान भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित होता रहे। तो कुल मिलाकर ये है हमारे संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया। एक ऐसा सिस्टम जो एक तरफ तो हमारे संविधान की आत्मा की रक्षा करता है और दूसरी तरफ उसे वक्त के साथ सांस लेने की जगह भी देता है। और सच कहें तो यही प्रक्रिया है जो हमारे संविधान को वाकई में एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, भविष्य में ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। तो क्या हमारा ये सिस्टम, ये संतुलन उन अनजानी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर।